Hello students, how are you? I'm Krishna Naik, your chemistry teacher, and in previous lecture we are talking about the periodicity and the first periodic property is atomic radius, right? कि उसके अंदर जो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे या अप टू डाउन जाओगे तो क्या चेंज आएगा उसके बारे में बात करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। ओके, तो हमने उस लेक्चर में देखा था लास्ट वाले लेक्चर में कि एटॉमिक रेडियस क्या है। तो एटॉमिक रेडियस किसे कहा जाता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। सही है, जो न्यूक्लियस है वहां से डिस्टेंस किसका? टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन। जो हमारा एटम है उसके अंदर आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाता है? एटॉमिक रेडियस। लेकिन हमने ये जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक रेडियस को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। उसके रीजन प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। ओके, क्योंकि उसके जो जिसके साथ वो उसका नेबरिंग एलिमेंट है उसके साथ का जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही में वन एटम को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है और साथ में जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर है, उसी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की साइज भी मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इन सारे रीजनों के बाद जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो हम 3 डिफरेंट टाइप से मेजर कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द एटॉमिक रेडियस देखते हैं और उसके बारे में फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। ओके, जो हमारी एटॉमिक रेडियस है उसकी टाइप के बारे में हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारे एटॉमिक रेडियस की वो है, हम देखने वाले हैं कोवैलेंट रेडियस। ओके, कोवैलेंट रेडियस। After that, we are going to discuss about the van der Waals radius. Second one is van der Waals radius. And after that, we are going to talk about the last one is about metallic radius. Okay, उसके बाद हम देखेंगे metallic radius. तो इन तीनों रेडियस के अकॉर्डिंग हम हमारी एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये कोवेलेंट रेडियस क्या है, उसे कैसे मेजर करते हैं, वैन डर वाल रेडियस क्या है, उसे कैसे मेजर करते हैं, मेटालिक रेडियस क्या है, उसे कैसे मेजर करते हैं, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस और ये हमें डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग क्यों मेजर करना पड़ता है उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो डेफिनेशन है एटॉमिक रेडियस की उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक रेडियस जो है उसे फाइंड आउट करना, मेजर करना पॉसिबल नहीं है। उसके रीजन लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया है, आपको अगर देखना होगा तो मैं उसका जो लिंक है वो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ओके, तो यू कैन सी दैट कि हम एटॉमिक रेडियस इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्यों मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ हम पहले बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। ओके, तो ये कोवेलेंट रेडियस क्या है उसके बाद उसे कैसे मेजर करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट हो गई हमारी कोवेलेंट रेडियस। ओके, कोवेलेंट रेडियस कैसे डिफाइंड होती है वो पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आफ्टर दिस उसे कैसे मेजर करना है वो देखेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज it is defined as one half of the distance between the centers of the nuclei। सही है, अगर एक सेंटर होगा तो हम न्यूक्लियस बोलेंगे, एक से ज़्यादा सेंटर होंगे तो हम बोलेंगे न्यूक्लियाई। उसी तरह से एक रेडियस के लिए बोलते हैं हम रेडियस और एक से ज़्यादा होगी देन वी विल यूज़ द रेडियाई। ओके, तो ये उसका प्लूरल है न्यूक्लियस का। तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ two similar atom of two
similar atoms bonded by a single covalent bond. ओके, कि जब कोई दो एटम सिमिलर एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तब उस दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ जो है उसे क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। ओके, चलो सपोज हमारे पास दो सेम एटम्स हैं। ओके, ये हो गया पहला एटम हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा एटम। ओके, ये मैंने ओवरलैपिंग क्यों किया, तो हमें पता है सपोज हम हाइड्रोजन की बात करें। ओके, तो हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, तो हाइड्रोजन के लिए उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। ओके, अब उससे जो है वो स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करेगा, उसका 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। ओके, कि एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसने वो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो सामने वाला जो हाइड्रोजन है वो भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। शेयर करने का मतलब क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन वो अब सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन नहीं हुए हैं, जिसके साथ वो शेयर करेगा उसके भी हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन के भी है। तो ये दोनों ने पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया। वैसे ही यहाँ पे क्या किया, तो ये दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके खुद को स्टेबल किया। सही है, दोनों अब स्टेबल हो गए, क्योंकि अगर आप इतना देखोगे, सही है, सिर्फ इतना, देन यू विल गेट दैट कि ये जो हाइड्रोजन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब स्टेबल हो गया। अगर सिर्फ इतना देखोगे देन यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है तो वो भी स्टेबल हो गया, मतलब दोनों के पास एक एक था, लेकिन उन्होंने शेयर किया इलेक्ट्रॉन को तो दोनों ही स्टेबल हो गए। सही है, तो इस बॉन्ड को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं हम, कोवैलेंट बॉन्ड। और वो शेयरिंग से फॉर्म होने की वजह से वो जो ऑर्बिट है दोनों हाइड्रोजन की वो क्या होगी, ओवरलैप होगी। तो उसी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, ये दोनों सिमिलर एटम है ना। इसका सपोज के न्यूक्लियाई यहाँ पे है, इसका सपोज के न्यूक्लियाई यहाँ पे है। ओके, ये दोनों का क्या हुआ, तो हमारा न्यूक्लियस हुआ। अब उससे अगर आप 2 जोड़ दोगे देन यू विल गेट द बॉन्ड लेंथ। ये जो आपको मिल रही है, सही है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड लेंथ। ये क्या है हमारे लिए, बॉन्ड लेंथ है। 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। और उसका हाफ, सही है, मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ आई उसका अगर आप क्या लोगे, हाफ, इतना डिस्टेंस, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस। उसी को क्या बोलेंगे हम, कोवैलेंट रेडियस। कि जब 2 मॉलिक्यूल्स, सही है, और एटम, जब 2 एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ओके, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड लेंथ आती है उसका जो हाफ है उसी को क्या बोलेंगे हम, कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे। ओके, आई बात सेम समझ में। तो हमारी जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगी, आर कोवैलेंट। आर कोवैलेंट मतलब कोवैलेंट रेडियस। ओके, वो क्या हो जाएगा, तो हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स। सही है, कि जो बॉन्डेड एटम है 2, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, न्यूक्लियर के बीच का जो डिस्टेंस उसका हाफ, उसे क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस। ओके, अब हमने आगे बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर है, ड्यू टू दैट वेव नेचर वो एक एग्जैक्ट साइज का क्लाउड फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो तो फिक्स पोजीशन पे है।
ड्यू टू दैट फिक्स पोजीशन, ये जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स रहेगा और उसका हाफ भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ओके, और वी कैन से दैट जो कोवेलेंट रेडियस है उसकी हम अदर उसका जो है वो हम अदर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ओके, और जैसे कि बाकी ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या बोला, तो उसे बोला हमने बॉन्ड लेंथ, उसका हाफ उसे भी क्या बोल सकते हैं हम, कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस है उसकी जो अदर डेफिनेशन है वो हो जाएगी उसकी फॉर्मूला हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। सही है कि जो भी आपकी बॉन्ड लेंथ होगी जब सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, तो उस बॉन्ड लेंथ का हाफ जो है उसे क्या बोल सकते हैं हम, कोवेलेंट रेडियस बोल सकते हैं। ओके, आई बात समझ में। ओके, अब अगर ये सेम एटम है, ओके, ये दोनों एटम क्या है, सेम है, तब क्या कह सकते हैं हम, तो तब हमारी जो बॉन्ड लेंथ है, ओके, फॉर द सिमिलर एटम, फॉर सिमिलर एटम, ओके, मतलब कि ये जो हमारा पहला वाला एटम है वो कौन सा है, ए टाइप का है, और ये भी हमारा कौन से वाला टाइप का है, ए टाइप का है। तो उस ए के लिए जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या आ जाएगी, ए बॉन्ड लेंथ इन A2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या आप लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन दो ए मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, उसका हाफ, उसे हम ए का एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। ओके, जब A2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तब दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, उसे हम रेडियस ऑफ ए बोल सकते हैं। ओके, अगर वो हमारा डिफरेंट टाइप का है, ओके, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप का एटम है, ये दोनों ए है, उसकी जगह हमारे पास ए और बी होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। फॉर heteronuclear diatomic molecules, ओके, मतलब कि दोनों न्यूक्लियस कौन से है, डिफरेंट हो, उस कंडीशन में क्या हम कह सकते हैं वो देख लेते हैं। ओके, ये हमारा एक एटम हो गया ए, और ये दूसरा एटम हो गया हमारा बी। ओके, नाउ कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, उनके बीच में क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो ये जो डिस्टेंस है, ओके, वो कौन सा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है। ओके, यहाँ से अगर आप देखोगे हाफ, ओके, यहाँ से अगर आप हाफ देखते हो देन यू विल गेट दैट कि यहाँ से और यहाँ से दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो जो डिस्टेंस है, सही है, वो क्या हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ ए। सही है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ ए हो जाएगा। सिमिलरली इतना जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ बी। सही है, और उन दोनों के बीच में ये दोनों जोड़ेंगे देन हमें मिलेगा डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। सही है, तो उस कंडीशन में जो है वो हमें कैसे मिलेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वो हो जाएगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। ओके, चलो रेडियस ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ ए होता है डिस्टेंस बिटवीन ए और उसका हाफ। ओके, ये क्या हो जाता है, तो डिस्टेंस बिटवीन बी उसका हाफ। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी, उन दोनों का प्लस करो और उसका हाफ लो, देन यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन हेटेरोमॉलिक्यूल्स। सही है, कि अगर किस कंडीशन में आपको क्या करनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू हेटेरोमॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है। ओके, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ बिटवीन द ए एंड बी। ओके, ये क्या कहलाएगी, हमारी बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी।
bond length between A B. ओके, तो वो कैसे मेजर होगी? डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी. ओके, ए और बी का रेडियस, उसका सम करोगे देन यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. रेडियस ऑफ ए कैसे फाइंड आउट होता है आगे ही हमने देखा. रेडियस ऑफ ए मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बाई 2. सिमिलरली रेडियस ऑफ बी कैसे फाइंड आउट होगी? डिस्टेंस बिटवीन बी बी बाई 2, राइट. और यहाँ पे 2 कॉमन है तो वी कैन राइट दैट डिस्टेंस ऑफ ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी बी डिवाइडेड बाई 2, देन यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ओके, तो ये हो गई हमारी एटॉमिक रेडियस. ओके, बट अगर हमें उस कंडीशन में डिस्टेंस ए बी की जगह हमें और फाइंड आउट करना है डायरेक्ट, हमें रेडियस ऑफ ए एंड बी, राइट, रेडियस ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी. ओके, अब एक्स ए एक्स बी क्या है? तो यहाँ पे एक्स ए एंड एक्स बी इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हम इसी चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है. एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो कोई एक जो अगर हीट्रो एटम है देन किसी एक की टेंडेंसी उस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पैर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा होगी तो उसी को उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. ओके, और ये जो फॉर्मूला है वो किसने दी गई है? तो ये जो फॉर्मूला है वो दी गई है बाय द स्टीवेंसन एंड सोमेकर. ओके, तो ये जो फॉर्मूला है रेडियस अगर हीट्रो एटम है तो उसके बीच का रेडियस है वो कैसा होगा? इतना होगा. ओके, एक्स ए माइनस एक्स बी तब करना है जब आपके पास ए की जो है वो ज़्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू एक्स बी. ओके, अगर आपके पास एक्स बी की ज़्यादा है देन यू हैव टू डू दैट एक्स बी माइनस एक्स ए. ओके, तो ये हो गई आपकी जो हीट्रो एटम है उसके लिए रेडियस. आगे हमने देख लिया कि जब सिमिलर एटम होते हैं होमो एटम होते हैं उसके लिए रेडियस क्या आती है. ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कोवेलेंट रेडियस. अब हम दूसरी जो है वान डेर वाल्स रेडियस उसके बारे में बात करते हैं. ओके, तो जो कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे थे उसमें ये वाली जो फॉर्मूला है वो तब अप्लाई होगी जब देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी nearly same for both atom. Okay, A and B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट सेम होगी. At that condition we will use that type of formula for the atom covalent radius. And whenever there is a large difference between electronegativity, large difference in electronegativity. Okay, in that case you have to use the formula of covalent radius. Radius between A and B is equal to RA plus RB minus 0.09 XA minus XB. X और जो एक्स ए एक्स बी जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. यहाँ पे जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसे आपको यहाँ पे लिखना है. और आर ए आर बी क्या है वो यहाँ पे हमने देख लिया है. ओके, नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड वन विच इज अवर वान डेर वाल्स रेडियस. राइट, द सेकेंड वन इज वान डेर वाल्स रेडियस. ओके, चलो वान डेर वाल्स रेडियस की बात करें तो पहले उसे डिफाइन कर लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल सी
द फॉर्मूला, एक्चुअली उसके लिए फॉर्मूला हमें फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन किससे बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट खास क्लियर करना है। कोवेलेंट रेडियस, जब दो एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो जो बॉन्ड लेंथ आएगी उसका हाफ आपको क्या देगा, कोवेलेंट रेडियस। अब वान डर वाल्स रेडियस कैसे मिलेंगी उसके बाद बात करते हैं। तो वान डर वाल्स radius is defined as one half of the internuclear distance between two identical non-bonded isolated atoms, or two adjacent identical atoms belonging to the two nearest neighboring molecules of the substance in the solid state. ओके, इन द सॉलिड स्टेट क्या बोला जाता है, वान डर वाल्स रेडियस क्या है, तो जब कोई सब्सटेंस हमारा किस में हो, सॉलिड स्टेट में है। ओके, तो दो एटम, सही है, कौन से वाले, एडजेसेंट एटम, और वो भी कैसे, आइडेंटिकल एडजेसेंट एटम। ओके, और नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में क्या होता है, तो वो लोग नो बॉन्डेड है, उनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है, सही है। लेकिन अगर दो एटम आपके एडजेसेंट पोजीशन में है, आइडेंटिकल एटम, अगर सॉलिड स्टेट में दो आइडेंटिकल एटम एडजेसेंट पोजीशन में है विदाउट एनी बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ, उसे क्या बोलेंगे, वान डर वाल्स रेडियस। ओके, इन सम कंडीशन, जैसे कि आप नियॉन और ऐसे जो हमारे नोबल गैसेस है, तो नोबल गैसेस हमें पता है कि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है, स्टेबल टाइप की है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, सही है। लेकिन वी नो दैट कि जो भी हमारा हीलियम है, सही है, और हमारा नियॉन है, वो सारे जो एटम है वो कौन से फॉर्म, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन से फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, तो ड्यू टू द वान डर वाल्स फोर्स, कि सपोज के कोई एक ये हमारा एटम है ए, सही है, दूसरा एटम है हमारा बी, तो उनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, सही है, उनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। ये हमारा कोई एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, तो उनके बीच में कोई क्या है, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन बॉन्ड का फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ये ए का सेंटर, ये दूसरे ए का सेंटर, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, सही है, ये उनके बीच का डिस्टेंस, और उसका अगर हाफ लेते हो आप, देन यू विल गेट दैट वान डर वाल्स रेडियस, सही है। तो आपको क्या मिलेगी, वान डर वाल्स रेडियस। ओके, जैसे कि सपोज आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है ए एंड बी, सही है, ये आपका एक मॉलिक्यूल, उसी तरह से ये दूसरा मॉलिक्यूल ए एंड बी, तो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल में क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा। ड्यू टू दिस फोर्स ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। ओके, इन द सॉलिड स्टेट ये दोनों मॉलिक्यूल, ए एटम की बात हो गई, आप मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, सही है, कि एक हीलियम
मॉलिक्यूल, दूसरा हीलियम मॉलिक्यूल। एटम की बात करो आप या मॉलिक्यूल की बात करो, ये एटम के अंदर हो गया। यहाँ पे लिखा भी गया है कि मॉलिक्यूल भी हो, नेबरिंग मॉलिक्यूल, तो उसमें भी यही चीज़ अप्लाई होगी। सही है, मॉलिक्यूल्स है। तो इन दैट कंडीशन वो लोगों के बीच कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। सही है, लेकिन ड्यू टू सम अट्रैक्शन वो लोग क्या कर रहे हैं, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही है, अब यहाँ पे हम उसे ज़्यादा नज़दीक नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास दो नियॉन एटम है तो वी नो दैट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द नियॉन इज, यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, राइट। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो लास्ट वैलेंस ऑर्बिटल में है वो कितने हैं, 8। अगर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हुए, तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा नज़दीक ले जाने पे उनके बीच में क्या हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है। सही है, कि ये ए हमारा नियॉन का एटम है, ये ए हमारा दूसरा नियॉन का एटम है। दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सही है, अब वो ज़्यादा क्लोज आएंगे, देन दे विल गेट सम रिपल्सन। सही है, कि वो क्या करेंगे, तो रिपल्सन फील करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी ये जो न्यूक्लियस है उसका इस वाले इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लगेगा, ये इसका न्यूक्लियस का इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स लगेगा, और वो ड्यू टू सम फोर्स, ड्यू टू वीक फोर्स, वो क्या रहेंगे, तो जुड़े रहेंगे। तो जितने डिस्टेंस पे वो जुड़े रहते हैं उनका अगर हाफ लोगे देन यू विल गेट द वान डेर वाल्स रेडियस। ओके, आई बात समझ में कि यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में सैरिंग हो रही थी और ड्यू टू सैरिंग वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था। सही है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन जो दो एडजेसेंट एटम है हमारे, सही है, जो दो एडजेसेंट एटम है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, सॉलिड स्टेट उसी वजह से ले रहा है क्योंकि सॉलिड स्टेट में हमें पता है कि मॉलिक्यूल का बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता है। सही है, सॉलिड में जो हमारे मॉलिक्यूल्स है उसके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता है। तो जब सॉलिड स्टेट में तो एडजेसेंट एटम का डिस्टेंस मिलेगा, उसका हाफ अगर आप लोगे देन यू विल गेट द वान डेर वाल रेडियस। ओके, क्लियर हो गया। तो ये आपकी वान डेर वाल रेडियस हो गई। यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्म हो नहीं रहा है, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पे। सही है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो एटम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसकी वजह से जो बल्क में वो फॉर्म करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी फोर्स को वान डेर वाल फोर्स बोलेंगे। और जब सॉलिड स्टेट में किसी भी हम एटम या मॉलिक्यूल, दो एडजेसेंट एटम या मॉलिक्यूल का डिस्टेंस मेजर करें और उसका हाफ ले, देन वी विल गेट द वान डेर वाल रेडियस। ओके, ज्यादातर ये वान डेर वाल रेडियस किसके लिए मेजर की जाती है, तो फॉर द नोबल गैसेस, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं वान डेर वाल, दिस radius is mostly used for noble gases, ओके, नोबल गैसेस के लिए ये वान डेर वाल रेडियस यूज होती है। ओके, नाउ लास्ट टाइप हम देखते हैं, वो है हमारा मेटालिक रेडियस। नाउ फर्स्ट वी विल सी द वेरिएशन इन द period, right? After that discuss we will the variation in atomic radius in a group. Okay, so variation in a period. Okay, तो पीरियड में हम कहाँ जाएंगे, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ओके, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या क्या चेंज आते हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले द एटॉमिक रेडियस क्यों आते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले क्या चेंज आता है वो देख लेते हैं। ओके, द एटॉमिक रेडियस decreases while going from left to right in a period. Okay,
मेन थिंग क्या है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, ओके, व्हेन एवर यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीजेस ऑलवेज। कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे देन एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, क्यों होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड the nuclear charge increases by 1 unit in each succeeding element, while the number of cell remains same. ओके, उससे बाद में समझते हैं, पहले लिख लेते हैं remain same. Due to this the electrons of all the cells are pulled closed to the nucleus. Okay, so as a result atomic radius decreases. ओके, 1 by 1 उसे रीड करते हैं अगेन और उसे समझने की ट्राई करते हैं। ओके, क्या बोला गया है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, राइट, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्या इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है मतलब कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट देन एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज, राइट। इफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज वी कैन से दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिक्रीज, राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं उसका यही मीनिंग होता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन है, उसी का पॉजिटिव चार्ज है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर में जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा बाय 1 यूनिट इन अ सक्सीडिंग एलिमेंट, राइट। क्या जैसे जैसे एक एक जाओगे तो एक एक यूनिट चार्ज बढ़ता जाएगा, सही है। while the number of shell remain same, जो सेल है जहां पे वो हमारा इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो कैसा होगा, सेम। एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ओके, सपोज कि हमारे पास सब पहला एलिमेंट है, हम बात करते हैं लिथियम की। ओके, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। सो वी नो दैट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द लिथियम इज 1s2 2s1। ओके, 1s2 2s1। नाउ टेक अ नेक्स्ट एलिमेंट टू द लिथियम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अब कौन सा वाला आ जाएगा, 4th। एटॉमिक नंबर किसका है, बेरिलियम का। ना उसके लिए क्या होगा, तो उसका जो है वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2, सही है। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। नाउ नेक्स्ट सी फॉर द बोरॉन, सही है। उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कौन सा है, बेरियम के बाद आता है, बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, उसका एटॉमिक नंबर है 5।
अब क्या हो रहा है, तो उसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व दैट हियर क्या हो रहा है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो लिथियम में है वो कहाँ में है, 2s में है। बेरिलियम में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ में है, तो n इज इक्वल टू 2 में है। सही है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है। फॉर दिस बेरिलियम ऑल्सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द n इज इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल। एंड फॉर द बोरॉन 2s2 2p1 ये भी कौन सा है, n इज इक्वल टू 2 ही है। So we can say that the last electron present in a second level, right? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो अभी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कौन से एनर्जी लेवल में है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, ये n क्या है हमारा, तो n है एनर्जी लेवल। ओके, कि और नंबर ऑफ सेल। ओके, तो मतलब दूसरे नंबर के सेल में है और वी कैन से दैट n इज इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल में है। ओके, उसके लिए अगर हम डायग्राम फॉर्म करें देन वी कैन से दैट ये हमारा सही है न्यूक्लियस, उसकी पहली वाली ऑर्बिट और यहाँ पे दूसरी वाली ऑर्बिट। ओके, नाउ हियर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब कि उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कितने हैं, 3 है। सही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 होंगे और लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ओके, नाउ फॉर द बेरिलियम ये फर्स्ट ऑर्बिट, सही है, और उसके बाद आई हमारी सेकंड ऑर्बिट, उसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। और यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं, 4 है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 5, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 5 है। नाउ उसके लिए अगर आप ड्रॉ करोगे देन हाउ विल यू गेट दैट न्यूक्लियस, देन द फर्स्ट ऑर्बिट एंड आफ्टर दैट यू हैव अ सेकंड ऑर्बिट। सही है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। नाउ देखो यहाँ जो है लिथियम में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है, बेरिलियम में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है, बोरॉन में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है। लेकिन जो हमारा न्यूक्लियस है, सही है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, तो न्यूक्लियर चार्ज है 3। यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना है, 4। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 5। मतलब आप देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल सेम है, मतलब ये न्यूक्लियस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा सबके लिए। एक्चुअली क्या हो रहा है, तो n इज इक्वल टू 2 है, तो ये तो सारा डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो सेम डिस्टेंस पे अगर 3 प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करे, उससे ज्यादा ही अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा जब 5 प्रोटॉन सेम डिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सही है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज 3 है, तो 3 के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियर चार्ज 5 है, सही है, तो 5 यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस सेम है दोनों का, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ भी n इज इक्वल टू 2 है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, तो ये अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और उसी अट्रैक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, वो खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ड्यू टू दैट अगर वो अट्रैक्ट करता है तो अब क्या हो जाएगा, तो पहले तो हमारे पास कम थी, सही है, कि ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट वाला, और यहाँ पे वो अट्रैक्ट करने की वजह से वो क्या आ जाता है, तो क्लोजर आ जाता है। ओके, वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सेम डिस्टेंस पे 5 प्रोटॉन का है। सही है, इन द बोरॉन 5 प्रोटॉन सेम डिस्टेंस के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाते तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे। उसके कंपेयर में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 3 वाला जो चार्ज है, और वो जब लगाएगा सेम डिस्टेंस पे तो वो इतना इफेक्टिव होगा नहीं। आई बात समझ में, मैं क्या कह रही हूँ, मेन बात समझो कि डिस्टेंस सेम है, n इज इक्वल टू 2 ही एनर्जी लेवल है, और उसी में सारे सेम पीरियड में, ये पूरा पीरियड की बात करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सही है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और
नियॉन, तो उस सबके लिए आपका n इज इक्वल टू कौन सा रहेगा, 2 ही रहेगा, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा 1 यूनिट। ओके, वही बोला गया है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय 1 यूनिट इन द सक्सीडिंग एलिमेंट। यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज था वो 3 था, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो 1 यूनिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वाइल द नंबर ऑफ शेल, जो कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 2 है, तो ये जो नंबर ऑफ सेल है वो कौन सी हो रही है, रिमेन सेम। और सेम होने की वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उससे क्या करेगा, पूल करेगा। ये जो न्यूक्लियस है वो सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो पुल करेगा खुद की तरफ, उसे क्लोज ले लेगा। सही है, क्लोज आएगा तो ऑब्वियस है कि रेडियस क्या होगी, घटेगी। मतलब व्हेन एवर वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी वो तो याद रखना है, लेकिन क्यों डिक्रीज हो रही है वो भी मेन है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे देन जो आपकी रेडियस है वहां क्यों डिक्रीज हो रही है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लेकिन नंबर ऑफ सेल्स सेम रहते हैं, उस वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ेगा और जो न्यूक्लियस है वो सेल के इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ पुल करेंगे और वो क्लोज आ जाएंगे और उसी वजह से रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में। नाउ एक नोट लिख लेते हैं हम, नोट लिखो या पॉइंट करके आगे लिखो, कोई बात नहीं, जैसे भी आपको लिखना है। द alkali metals have the alkali metals have the largest size in a period, largest size in period. Okay, second point is the halogens which are present at extreme right of the periodic table have the same have the smallest size. ओके, कि जो अल्कली मेटल्स है हमारे, सही है, जो भी हमारे अल्कली मेटल्स है उनकी साइज कैसी होगी, लार्जेस्ट होगी। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा उसकी साइज कैसी होगी, लार्जेस्ट होगी। और जो हमारे हैलोजेंस है, सही है, उसकी साइज कैसी होगी, स्मॉलेस्ट साइज होगी। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में है, जैसे भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज, ये आपको और भी ज्यादा अच्छे से याद रखना है क्योंकि एक्सेप्शन वाला है। द साइज ऑफ inert gases are larger than the preceding halogens as radius, सही है, वो बाद में लिखते हैं उसका रीजन, लेकिन पहली बात क्या है, तो ये जो हमारे इनर्ट गैसेस है, सही है, हमारे जो इनर्ट गैस है उसकी रेडियस लार्जर है एज कंपेयर टू हैलोजन। क्यों, वैसे तो हमने बोला कि लेफ्ट टू राइट जाने से जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप देखोगे तो हमारा हैलोजन ग्रुप है वो कौन सा है, 17th ग्रुप है, सही है। यहाँ पे ये तो फर्स्ट था, तो हमें पता है कि फर्स्ट टू 17 तक जाने में रेडियस डिक्रीज हो रही है, तो ये इसकी सबसे ज्यादा होगी, इसकी सबसे कम होगी। लेकिन 17 के बाद इनर्ट गैसेस आते हैं 18th ग्रुप, तो उससे भी ये तो राइट साइड में हुए, फिर भी सबसे स्मॉलेस्ट किसकी है, हैलोजन की। उस पीरियड में, एक पीरियड में देखोगे तो वहां पे सबसे स्मॉलेस्ट किसकी होगी, हैलोजन की, जबकि इनर्ट गैस तो उससे भी राइट साइड है लेकिन उसकी रेडियस हैलोजन से ज्यादा है। क्यों है ज्यादा, उसका आप रीजन देखते थे, बिकॉज हैलोजन, the size of inert gases are larger than the preceding halogen as radius measured is van der Waals
रेडियस। ओके, कि ये जो रेडियस मेजर होगी वो कौन से वाली रेडियस होगी, वान डेर वाल रेडियस होगी। और वान डेर वाल रेडियस की साइज कैसी होती है, ज्यादा होती है, जबकि हमारे हैलोजन में कोवेलेंट रेडियस मेजर होगी, तो कोवेलेंट से वान डेर वाल ज्यादा होती है, उस वजह से ये जो 17 ग्रुप है उससे ज्यादा होगी 18 ग्रुप की। आई बात समझ में। पीरियोडिक टेबल में हम देख लेते हैं, एक बार पीरियड की बात करें तो ये आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, सही है आपका। फर्स्ट ग्रुप में तो सिर्फ 2 एलिमेंट है। इन द सेकेंड एंड थर्ड की बात करें तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, मीन्स के लिथियम से बेरिलियम की कम होगी, बेरिलियम से बोरोन की रेडियस कम होगी, बोरोन से कार्बन की कम होगी, नाइट्रोजन की उससे कम होगी, ऑक्सीजन की, मतलब इस लेफ्ट टू राइट जाओगे सारे पीरियड में, सही है, तो कम होगी। मतलब कि ये फर्स्ट ग्रुप है, सही है, जो हमारे अल्कली मेटल्स है उसकी सबसे ज्यादा होगी और ये हैलोजन की सबसे ज्यादा कम होगी। उसके बाद नोबल गैस आते हैं, फिर भी उसकी रेडियस इससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे वान डेर वाल्स रेडियस देखने को मिलेगी, जबकि हैलोजन में कौन सी होगी, तो हमारी कोवेलेंट रेडियस होगी। और वान डेर वाल रेडियस ज्यादा होती है, वान डेर वाल रेडियस की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियस, सही है, तो उसी वजह से इसकी ज्यादा होगी। सबसे छोटे कौन होंगे हमारे, तो हैलाइड्स होंगे। ओके, आई बात समझ में। तो ये हमारे पीरियड की बात हो गई कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है उसकी भी हमने यहाँ पे डिटेल में बात कर ली है। ओके, नाउ सी दैट कि ये तो पीरियड में वेरिएशन देख लिया, अब हमें देखना है ग्रुप में क्या वेरिएशन आता है। ओके, तो ग्रुप में जो वेरिएशन है उसकी बात कर लेते हैं हम, variation in group. Okay, variation in group कि लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है वो तो हमने देख लिया। अब टॉप टू बॉटम में जाने से क्या चेंज आता है उसके बारे में देखना है हमें। तो जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स increases with increase in atomic number as we move from top to bottom. ओके, मेन चीज अभी क्या है वो आपको यही देखनी है कि इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, देन एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीजेस। ओके, चलो, एक्चुअली हम जब लेफ्ट टू राइट जाते थे तब भी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा था, लेकिन तब रेडियस डिक्रीज हुई, जबकि अप टू डाउन में जाने से या टॉप टू बॉटम जाने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। उसका मेन रीजन क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मेन रीजन है सिंस द सेल number increases as a result the attraction of the nucleus for the electrons decreases and hence atomic radius increases. ओके, क्यों इंक्रीज हो रही है तो उसका मेन रीजन देखो यहाँ पे लिखा है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो सेल नंबर इंक्रीज होगा। सेल नंबर इंक्रीज होने से जो एट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। ओके, दो एग्जांपल से उसे समझ लेते हैं हम। सपोज के हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, ले लेते हैं हम लिथियम। ओके,
एटॉमिक नंबर 3। एक ही ग्रुप की बात करनी है क्योंकि ग्रुप के वेरिएशन की बात करें तो लिथियम के बाद आता है हमारा सोडियम, सही है, और उसके बाद आता है पोटेशियम। चलो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो लिथियम का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s1। इसका क्या होता है तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो गए 11, सही है। और इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट, एंड ऑल्सो 4s1। नाउ हियर इफ यू सी दैट, तो यहाँ पे जो n है वो n इज इक्वल टू कितना है, हमारे पास 2 है। जो आपका एनर्जी लेवल है, ओके, वो कौन सा है, 2 है। और सेल नंबर आप बोलो तो वो क्या है, 2। इन दिस केस सही है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे कौन से में है लास्ट इलेक्ट्रॉन, 3s में। सो वी कैन से दैट के n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 3। हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे 4s1 है, तो जो आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, एटॉमिक नंबर नहीं, जो नंबर ऑफ सेल है, ओके, आपका n क्या है, तो नंबर ऑफ शेल, और यू कैन से दैट इट्स अ एनर्जी लेवल, ओके। तो इफ यू सी दैट लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, मतलब टॉप टू बॉटम जाने से जो आपका शेल नंबर है वो इंक्रीज हो रहा, ओके। चलो लिथियम की बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियस, ये पहला शेल, और उसके बाद ये दूसरा। तो यहाँ पे इसका अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होने वाला है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सब में एक एक ही है लास्ट सेल में। फॉर द सोडियम ये पहला आपका न्यूक्लियस, उसके बाद पहला शेल, ये दूसरा शेल, और ये तीसरा शेल, सही है। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो यहाँ तक लगने वाला है। नाउ पोटेशियम की बात करो तो ये आपका न्यूक्लियस, ये पहला शेल, दूसरा सेल, तीसरा शेल, और ये आपका चौथा सेल, सही है। तो आपका जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो यहाँ तक लगने वाला है। यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट कि आप अगर टॉप टू बॉटम जाते हो तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, सही है, तो ये जो है हमारा न्यूक्लियस, उसका यहाँ तक अट्रैक्शन क्या होगा, कम पहुंचेगा, सही है। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा मतलब कि रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। इजीली यू कैन सी दैट कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। टॉप टू बॉटम में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना हो गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसका यहाँ तक जो अट्रैक्शन लगेगा उससे कम यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्शन लगेगा। वो अपनी रेंज से बाहर जा रहा है, सही है, अट्रैक्शन कम लग रहा है। अट्रैक्शन जैसे कि टीचर पढ़ाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच तक अच्छा सा अट्रैक्शन रहता है उनका, सही है। लेकिन लास्ट बेंच तक जाते जाते बच्चे कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि अगर टीचर सिर्फ बोर्ड के यहाँ पे खड़ा रह के पढ़ा रहा है, ओके, उसकी पोजीशन उन्होंने फिक्स कर दी है, तो लास्ट बेंच वाला जो स्टूडेंट है वो शायद उनके पीरियड में कुछ खाना भी खा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, सही। मतलब कि उनका जो रेंज है वो सिर्फ कुछ बेंच तक ही क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। वो लास्ट तक लिमिटेड हो जाएगा, वो लास्ट तक नहीं जा पाएगा जब वो टीचर अपनी पोजीशन फिक्स कर दे। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है, फिक्स है, मतलब वो उसका अगर दूर तक का इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे उसका क्या हो जाएगा, तो अट्रैक्शन इतना नहीं होगा, और उसी वजह से उसका जो है वो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा टॉप टू डाउन में जाने से, ओके। तो हम फाइनली एक चीज लिख लेते हैं उसमें से कि अगर आपकी एटॉमिक रेडियस है, सही है, आपका एटॉमिक रेडियस है, उसके बारे में अगर आपको देखना है तो इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मीन्स इफ यू ऑब्जर्व द चेंज इन अ ग्रुप, देन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे, देन इट विल बी एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज, राइट।
इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं. एंड इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब क्या हुआ हमारा पीरियड. तो इफ यू गो इन लेफ्ट टू राइट पीरियड देन द एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीजेस. ओके, मेन चीज है क्यों नंबर ऑफ सेल नहीं इंक्रीज होंगे, सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. Okay, hope you understand about the atomic radius and variation in the atomic radius. Okay, also about the covalent radius, metallic radius and van der Waals radius. सही है. Okay, if you having any query then you can ask me to drop a comment in a comment box, right? And if you like the video then don't forget to press the like button and सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. जो थर्ड वन है हमारी वो है मेटालिक रेडियस. ओके, तो मेटालिक रेडियस के लिए हमें अब बात करनी है कैसे हम उसे डिफाइन करेंगे. उसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसे वो डिफाइन कैसे होती है. इट इज defined as the one half of the internuclear distance between two adjacent metal atoms in closely packed crystal lattice of metal. Okay, this is also called crystal radius. It is also called crystal radius. Okay, चलो क्या कह रहे हैं उससे समझने की ट्राई करते हैं कि वो क्या है. तो one half of intermolecular distance between two adjacent metal atom. कि कोई भी दो आप मेटल एटम ले लो. ओके, तो उसकी जो दो एडजेसेंट एटम है उनके न्यूक्लियर बीच का डिस्टेंस होगा उसका हाफ. उसे क्या बोलेंगे हम? मेटालिक रेडियस. कोवेलेंट रेडियस जैसी एक्चुअली रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब जो भी डिस्टेंस होगा दो एटम के बीच का उसका हाफ है. लेकिन वो डिस्टेंस कैसा, अगर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं देन इट विल नोन एज अ कोवेलेंट रेडियस. अगर वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है और उसके लिए रेडियस अप्लाई फाइंड आउट करेंगे देन वी विल कैन से दैट इट इज अ वान डर वाल्स रेडियस, राइट. और मेटालिक रेडियस क्या है? तो हमें पता है कि सपोज कि ये हमारा कोई भी एक मेटल रॉड है. ओके, अब मेटल रॉड में ये सारे एटम्स हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं? एडजेसेंट होते हैं. उसे हम जूम करके यहाँ पे जूम पोजीशन में लेते हैं. ओके, ये सपोज के मैंने दो एटम ले लिए. ओके, दो एटम यहाँ पे मैंने ले लिए हैं. नाउ यहाँ पे क्या होगा? ये सपोज के हमारा एक मेटल का एटम, उसका न्यूक्लियस है, दूसरा मेटल उसका न्यूक्लियस. ओके, ये हो गया हमारा ए और ए भी ई टाइप का, क्योंकि दोनों मेटल है तो सेम ही रहेंगे. चलो, अब यहाँ पे क्या होगा? तो हमें पता है कि जो मेटल है मोस्टली उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो या तो 1 होते हैं या फिर 2 होते हैं या फिर 3. तभी वो इजीली डोनेट कर सकते हैं और उसी को हम क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे. तो मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 1, 2 या 3. सही, ये हमारी मेटल है, उसके पास सपोज के 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ओके, नाउ सी हियर दैट कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ये तो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा ही करेगा,
लेकिन साथ में यहाँ पे भी कोई एक फोर्स अप्लाई होगा। ये दूसरा वाला उसका जो एडजेसेंट एटम है उसका भी यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। अगर वो यहाँ पे कोई दूसरा एटम है, सही है, तीसरा एटम है, तो उसके न्यूक्लियस के थ्रू भी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। अगर वो घूमता घूमता इधर चला गया देन यहाँ पे जो एटम होगा उसका अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, सही है। उसी तरह से ये न्यूक्लियस इस वाले पे भी क्या करेगा, तो वो फोर्स अप्लाई करेगा। यहाँ उसका होगा इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर भी वो फोर्स अप्लाई करेगा, सही है। मतलब यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है, सही है, वो और आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या हो रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है और उसी वजह से, सही है, वो लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जब ऐसे कोई दो एलिमेंट, हमारे दो एटम जुड़े हुए हैं, तो उनके दो न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन और उसका हाफ, वो क्या हो जाएगा, हमारा मेटालिक रेडियस हो जाएगा, सही है। दो एलिमेंट कैसे जुड़े होते हैं, जो मेटालिक एलिमेंट है, यहाँ भी कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ भी सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है। किसका अट्रैक्शन फोर्स, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स। और उसी वजह से ये जो दोनों एडजेसेंट एटम आते हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस और उसका आप हाफ लोगे, ओके, देन यू विल गेट द मेटालिक रेडियस, ओके, RM, मेटालिक रेडियस, ओके। तो आपको क्या मिलेगा, मेटालिक रेडियस। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो है हमने 3 रेडियस देख ली, ओके, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वान डेर वाल्स रेडियस। तो उसमें से सबसे ज्यादा जो आपकी रेडियस होगी, ओके, वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो यू कैन इजीली से दैट कि जो सबसे ज्यादा रेडियस है वो होगी रेडियस ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स, सही है, रेडियस फॉर द वान डेर वाल्स। वान डेर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगी हमारी मेटालिक रेडियस और उससे भी कम होगी हमारी कोवेलेंट रेडियस, सही है। क्यों होता है, तो ये आपको यहाँ पे मिल गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। सबसे ज्यादा जो रेडियस है वो वान डेर वाल्स रेडियस होगी, उससे कम होगी मेटालिक और उससे कम होगी जो हमारी कोवेलेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो मॉलिक्यूल है दो, उनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहता है, सही है। तो उसका अगर हाफ लोगे आप देन यू विल गेट मोर रेडियस। यह मेटालिक में वो दोनों क्या हो रहा है, तो एक दूसरे से टच किए हुए हैं, तो इससे तो कम ही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो हाफ होगा वो मेटालिक रेडियस हो जाएगी। और कोवेलेंट में हमने देखा था कि मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म करते हैं, बाय द शेयरिंग, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ, ओवरलैपिंग की वजह से वो और भी नजदीक आ जाएगी, सही है। तो कोवेलेंट रेडियस सबसे कम होगी, मेटालिक रेडियस उससे ज्यादा थोड़ी सी लॉन्ग होगी और सबसे ज्यादा लॉन्ग होगी हमारी वान डेर वाल्स रेडियस। आई बात समझ में, एक MC के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा जो रेडियस है वो वान डेर वाल्स रेडियस होती है, सबसे कम होती है कोवेलेंट रेडियस, ओके, और बीच में है हमारी मेटालिक रेडियस। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट अगर रेडियस आपकी इतनी है, ओके, देन इफ आई वांट टू राइट अ स्ट्रेंथ ऑफ दिस 3 बॉन्ड, तो वो कैसा होगा, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड्स, ओके। जो स्ट्रेंथ है वो कैसे हो जाएगा, तो जो स्ट्रेंथ है वो इस तरह से कुछ आएगा कि कोवेलेंट रेडियस के लिए कोवेलेंट रेडियस सबसे कम है, तो अगर रेडियस कम होगी, सही, तो उसे तोड़ना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। सिंपल देखो कि कोई आपके पास कोई एक लंबी लकड़ी का टुकड़ा है, ओके, और एक कोई छोटी लकड़ी का टुकड़ा है, सही है। तो लंबी
लकड़ी को तोड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आप इजीली उसे यहाँ से पकड़ोगे और करोगे, थोड़ा सा फोर्स लगा अप्लाई करोगे, देन वो ब्रेक हो जाएगी। बट अगर वो आपके पास छोटी वाली लकड़ी है, सही है, अगर छोटी लकड़ी होगी, आप उतना ही फोर्स उसे अप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो ब्रेक नहीं होगी। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे बॉन्ड शॉर्ट है, शॉर्ट होने से वो इजीली ब्रेक नहीं होता है, इजीली ब्रेक हो जाएगा, सही है, जबकि इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो उसी तरह से इसे अगर आपको ब्रेक करना होगा, इसे तोड़ना होगा, तो वो डिफिकल्ट होगा। मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या आएगी, सबसे ज्यादा आएगी। किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएगी, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, उससे कम स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो मेटालिक बॉन्ड की। और उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी कम होगी, तो वान डेर वाल बॉन्ड की। ओके, वान डेर वाल रेडियस, एक्चुअली वान डेर वाल रेडियस। ओके, तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी कोवेलेंट बॉन्ड की और कोवेलेंट रेडियस की, सही है। उससे कम होगी मेटालिक रेडियस और उससे कम होगी स्ट्रेंथ हमारे वान डेर वाल रेडियस की। यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो वो दूर रहेंगे, तो उसकी रेडियस सबसे ज्यादा। और कोवेलेंट जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो नजदीक है, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो उसकी जो रेडियस है वो कम आएगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमें तो पीरियोडिसिटी देखना है, मतलब कि रेडियस है हमारी, ये तो हमने देख लिया कि एटॉमिक रेडियस क्या है, उसके टाइप क्या है, और ये टाइप हमने देखने की जरूरत क्यों पड़ी वो भी हमने देख लिया। अब मेन टॉपिक ये है कि ये जो रेडियस है उसमें अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या वेरिएशन आएगा, और अप टू डाउन जाओगे देन विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन यू विल गेट, सही है, वही आपको देखना है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं अब।